नमस्कार दोस्तों, मैं जय आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पर्यावरण पे आज हमारी चौथी क्लास है और आज का टॉपिक है पारिस्थितिकी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। और हाँ, वीडियो का एंड मत मिस करिएगा दोस्तों, वहाँ पे हमेशा की तरह आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए तो आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। पारिस्थितिकी क्या है? तो दोस्तों, पारिस्थितिकी की इंग्लिश क्या होती है? इसकी इंग्लिश होती है इकोलॉजी। और इकोलॉजी दोस्तों दो शब्दों से मिलकर बना है। वो दोनों शब्द क्या हैं? ओइकस एंड लोगस। ओइकस और लोगस। और ये दोनों ही शब्द दोस्तों ग्रीक भाषा के शब्द हैं। ग्रीक भाषा की ये दोनों शब्द हैं। ग्रीक का मतलब यूनानी शब्द हैं ये दोनों, ठीक है। अब देखिए इनका मतलब क्या होता है। तो ओइकस का मतलब होता है रहने का स्थान, और लोगस का मतलब क्या होता है? तो लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना। तो जब भी हम पर्यावरण में पढ़ेंगे कोई चीज़ तो जीवों के बारे में पढ़ेंगे, तो बस बीच में लगा दीजिए जीव। जीवों के रहने के स्थान का अध्ययन करना ही जीवों के रहने के स्थान का अध्ययन करना ही इकोलॉजी है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। इकोलॉजी किन शब्दों से मिलकर बना है? तो ओइकस और लोगस, दो शब्द। और ये ओइकस और लोगस ये किस भाषा के शब्द हैं? तो ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, पारिस्थितिकी शब्द का प्रथम प्रयोग 1866 में जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल ने अपनी पुस्तक जनरल मोर्फोलॉजी देर ऑर्गेनिज्मेन में किया था। अब देखिए, भारतीय पारिस्थितिकी का जनक कौन है? तो प्रोफेसर रामदेव मिश्र। अब आते हैं पर्यावास पे। पर्यावास क्या है? तो ये वो प्राकृतिक वातावरण है, वो प्राकृतिक वातावरण जिसमें कोई जीवधारी रहता है। पर्यावास क्या है? वो प्राकृतिक वातावरण है जिसमें कोई जीवधारी रहता है, ठीक है। मछली कहाँ रह रही है? तालाब में, नदियों में या समुंदर में। शेर, बाघ, चीता कहाँ रह रहे हैं? जंगलों में। ये उनका पर्यावास है, जहाँ वो पाए जाते हैं, जहाँ प्राकृतिक रूप से वो रह रहे हैं। जीवधारी जहाँ प्राकृतिक रूप से रह रहा है वही उसका पर्यावास है, ठीक है। अब देखिए आगे, भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास एक हो सकता है। जैसे बाघ है, गैंडा है और हाथी। ये तीनों कहाँ मिल जाएंगे आपको? तीनों तो भिन्न भिन्न जीव है ना, लेकिन तीनों आपको मिल जाएंगे एक ही जंगल में, ठीक है। तीनों के तीनों आपको एक ही जंगल में मिल जाएंगे। वैसे ही भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास अलग भी हो सकता है, ठीक है। कैसे? जैसे देखिए, हाथी आपको जंगल में मिल जाएगा, लेकिन वेल एक मछली है, उसका पर्यावास क्या है? वो आपको समुंदर में मिलेगी, ठीक है। वो आपको समुंदर में मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं पर्यावास के घटक कौन कौन से हैं। घटक का मतलब तत्व। तो पर्यावास के घटक वे तत्व जो किसी पर्यावास निर्माण के लिए आवश्यक हैं, पर्यावास के घटक हैं। अब ये घटक तीन हैं दोस्तों। कौन कौन से हैं घटक ये? जल, बिना पानी के रह सकता है कोई? हम आप कोई भी जीवधारी पृथ्वी पे है, बिना पानी के रह सकता है? नहीं रह सकता ना। तो जहाँ वो रह रहा है उसके लिए उसे वहाँ पे पानी की उपलब्धता होनी चाहिए। कोई कहीं पे तभी रहेगा ना जब वहाँ पे उसे मिल जाए क्या? पानी। दूसरी चीज़ क्या है? भोजन। पानी के साथ साथ खाना भी तो चाहिए।
हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे हमें खाना भी चाहिए, भोजन की भी उपलब्धता होनी चाहिए, तभी हम वहाँ पे रह पाएंगे। ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या है? आवास। आवास का मतलब घर। रहने के लिए घर भी होना चाहिए। कोई भी जीवधारी हो दोस्तों, मनुष्य से लेकर पक्षियों तक, शेर बाघ चीता जितने भी पशु पक्षी हैं, हर किसी को आवास की ज़रूरत होती है, हर किसी को पानी और भोजन की ज़रूरत होती है। पाषाण काल में मनुष्यों के पास आवास नहीं था, वो पानी और भोजन इसी की तलाश में यहाँ से वहाँ भटकते रहते थे, जंगलों में घूमते रहते थे। ठीक है। इसलिए उनका कोई अस्थाई आवास नहीं था। अस्थाई आवास कब बना? मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, कृषि काल में। ठीक है। आइए दोस्तों, अब निकेत को समझते हैं। निकेत क्या है? प्रकृति में अलग अलग प्रजातियां एक ही पर्यावास में पाई जाती हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम एक जंगल का। जंगल में क्या क्या मिल जाएगा? जंगल में आपको हाथी, बाघ, चीता, भेड़िए, बंदर, लोमड़ी, बहुत सारे जानवर मिल जाएंगे, हिरण। ठीक है। लेकिन उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न है ना। जीने की सबकी शैली अलग अलग है। शेर क्या करता है? शिकार करता है। ठीक है। शेर करेगा शिकार, और वहीं पे हिरन है, वो क्या करेगा? घास फूस खाएगा। ठीक है। वहीं हाथी है, वो क्या करेगा? पेड़ों के पत्तों को, टहनियों को या बड़ी घासों को खाएगा। यही करता है ना। वहीं खरगोश है तो छोटी छोटी घासों को खाएगा। सबकी जीने की शैली अलग अलग होती है। अब आगे देखिए क्या है। पर्यावास में किसी प्रजाति के कार्यात्मक लक्षण ही निकेत कहलाता है। यही कार्यात्मक लक्षण यानी जीने की जो शैली है, हर एक जीवधारी की अपनी अलग जीने की शैली है। ठीक है। सब अलग तरीके से जीते हैं। हिरण अलग तरीके से जीता है, हाथी अलग तरीके से जीता है। हालांकि दोनों ही शाकाहारी हैं, लेकिन उनके जीने के तौर तरीके अलग हैं। हाथी दिन भर खाने के लिए इधर से उधर घूमता ही रहता है, क्योंकि उसे ज़्यादा खाना चाहिए। ठीक है। वहीं शेर है और हाइना है। शेर है और हाइना है, दोनों मांसाहारी हैं, लेकिन शेर झुंड में शिकार नहीं करते हैं। हाइना 20-25 के झुंड में शिकार करते हैं। ठीक है। वैसे ही लोमड़ी है, वो भी झुंड में शिकार करते हैं। ठीक है। तो सबके कार्यात्मक लक्षण जो है, जीने की जो शैली है, कार्य करने की जो शैली है, वही क्या है? निकेत है। ठीक है। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि किसी प्रजाति का पर्यावास इसका पता है। शेर मिलेगा कहाँ? जंगल में। हाथी मिलेगा कहाँ? जंगल में। हाइना मिलेगा कहाँ? जंगल में। हिरण मिलेगा कहाँ? जंगल में। लेकिन निकेत इनका व्यवसाय है। निकेत इनका व्यवसाय। व्यवसाय का मतलब जीवन यापन के लिए जो कुछ करते हैं, जीवन यापन के लिए जो कुछ करते हैं हम, वही तो व्यवसाय है। व्यवसाय वही है ना। हम लोग जीने के लिए जो कुछ भी काम करते हैं, वही व्यवसाय है ना। वही चीज़ ये भी है। ठीक है। निकेत क्या है? व्यवसाय। जीवों के जीवन जीने के जो तौर तरीके हैं, जीवों के जो जीने के तौर तरीके हैं, जो कार्यात्मक लक्षण हैं, वही क्या है? निकेत है। आगे देखिए। निकेत को ही किसी जीव या प्रजाति की व्यापारिक इकाई कहा जाता है। इसको याद रखिएगा। निकेत को ही किसी जीव या प्रजाति की व्यापारिक इकाई कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, अब स्टडी करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, या इसे परितंत्र भी कहते हैं। ये क्या चीज़ है? तो यह एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें उस क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी, अर्थात पेड़ पौधे, जानवर,
और जीवाणु, जो कि एक दूसरे तथा अपने अजैव पर्यावरण का मतलब वहाँ की मिट्टी, वहाँ का पानी, वहाँ की हवा, वहाँ की सूरज की रोशनी, वहाँ की आर्द्रता, ये सारी चीज़ें के साथ अंतर क्रिया करते हैं। क्या करते हैं? अजैव पर्यावरण के साथ अंतर क्रिया करते हैं। अंतर क्रिया करते हैं मतलब उनको प्रभावित करते हैं, जिसमें वो निवास करते हैं। अब इस बात को समझिएगा कैसे प्रभावित करते हैं। एक जंगल है, जंगल में बहुत सारे जानवर हैं, ठीक है। हिरण क्या करेगा? घास फूस खाएगा, वनस्पतियों को खाएगा। तो वनस्पतियों को प्रभावित किया ना, वनस्पतियों को प्रभावित किया। अब हिरण को एक हायना मार के खा जाता है, तो हिरण को वो हायना प्रभावित किया ना। अब उस हायने को एक शेर मार के खा जाता है, तो उन हायनों को शेर प्रभावित किया ना उन हायनों को। अब ये सब देखिए एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, ये सब एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। और साथ ही साथ देखिए, तो उस जंगल में पानी होगा, सब जाके पानी पिएंगे, वहाँ की हवा में सांस ले रहे हैं, तो क्या होगा? वहाँ के अजैव पर्यावरण को ये प्रभावित कर रहे हैं कि नहीं? प्रभावित कर रहे हैं ना। वही क्या है? इनका परितंत्र है। वही क्या है? इनका परितंत्र है, ठीक है। अब आगे बढ़िए, देखिए ऊंट का परितंत्र क्या होगा? ऊंट कहाँ रहता है? मरुस्थल में। तो ऊंट का परितंत्र हो गया मरुस्थल। पोलर बियर ये कहाँ रहता है? ये पोल्स पे पाया जाता है ना। ये यहाँ पे रह पाएगा कहीं? ये आप ला के रख दोगे यहाँ पे, गर्म प्रदेश में तो रह पाएगा? मर जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक परितंत्र है नदी का। अब इसको समझते हैं कैसे यहाँ की जीवधारी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। नदी में क्या होगा? छोटी मोटी घासें होंगी, शैवाल होगा, कुछ जलकुंभियाँ होंगी, यही होगा ना। अब वहाँ पे छोटे छोटे कीटाणु भी होंगे, छोटे छोटे वहाँ पे जीवधारी भी होंगे। उनको खाने वाली छोटी मछलियाँ, उन छोटी मछलियों को खाने वाली बड़ी मछलियाँ, ठीक है। उस नदी में मेढक होंगे, मेढक को खाने वाले सांप होंगे, ठीक है। वहाँ पे कछुए भी होंगे, ठीक है। उस पानी को प्रयोग में लाने वाले आसपास के जानवर भी होंगे, कुत्ते होंगे, नीलगाय होंगी, हिरण होंगे, और भी बहुत सारे जानवर होंगे, लोमड़ी होंगे। ये सब जो उस पानी को यूज़ कर रहे हैं उस नदी के परितंत्र के हिस्से हैं। अब देखिए ये सारे के सारे एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, सारे के सारे एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है नदी का परितंत्र। ये क्या है? ये है नदी का परितंत्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम 1935 ईस्वी में ए.जी. टांसले ने किया था। नाम याद रखिएगा दोस्तों, किसने किया था? ए.जी. टांसले ने। अब देखते हैं परितंत्र के घटक कौन कौन से हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर लें। तो दोस्तों परितंत्र के घटक दो होते हैं, जैविक और दूसरा अजैविक। जैविक का मतलब जिसमें जीवन है, जो सजीव है, पेड़ पौधे और जानवर वगैरह, ठीक है, जिसमें हम लोग भी आते हैं। और अजैविक का मतलब जिसमें जीवन नहीं है, ठीक है, जो निर्जीव है। अब देखिए
ये जो जैविक घटक है इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता और तीसरा अपघटक। उत्पादक का मतलब जो बनाता है, ठीक है, जो बनाता है। उपभोक्ता का मतलब जो उसे बनाता नहीं है, सिर्फ उपभोग करता है। जो उत्पादक हैं उनसे वो ले लेता है। और अपघटक का मतलब वो जीवाणु या कवक जो जैविक घटकों के मरने के बाद उनके तत्वों को वापस मिट्टी में मिला देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अपघटक। अब देखिए अजैविक, ये भी 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन? इनको बांटा गया है भौतिक कारक में, कार्बनिक कारक में और तीसरा है अकार्बनिक कारक। अब चलिए इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। उत्पादक, उत्पादकों में क्या क्या आता है? उत्पादकों में आते हैं वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे। देखिए इनको उत्पादक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऊर्जा का संचार प्रकृति में इन्हीं के द्वारा होता है। ऊर्जा का संचार जो है ये इन्हीं के द्वारा होता है। यही खाना बनाते हैं। ये क्या करते हैं? सूरज की रोशनी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा खाना बनाते हैं अपने लिए, ठीक है, अपने लिए ये खाना बनाते हैं। जमीन से पोषक तत्वों को लेकर खाना बनाते हैं, ठीक है, और उसे कुछ पार्ट खुद यूज करते हैं और कुछ क्या करते हैं, उसे अपने पास इकट्ठा करके रखते हैं और उनको खा लेते हैं उपभोक्ता, ठीक है। हम लोग भी हैं मनुष्य जैसे। हम लोग क्या करते हैं? हरी सब्जी हम लोग लेकर तो आएंगे मार्केट से, ठीक है, चाहे मीट मछली वगैरह हम लोग खाते हैं, लेकिन ये क्या है, हम लोग सिर्फ उन्हें पका लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं? सिर्फ उसे पका लेते हैं, ठीक है। जो संचित ऊर्जा है वनस्पतियों में, जो सब्जियां हम लोग लाते हैं, जो संचित ऊर्जा है उन सब्जियों में हम लोग उसको ग्रहण कर लेते हैं। हम लोग ऊर्जा बनाते थोड़ी हैं, लेकिन जो वनस्पतियां हैं वो ऊर्जा बनाती हैं सूरज की रोशनी से, ठीक है। इसलिए इन्हें स्वपोषी जीव कहा जाता है। स्वपोषी का मतलब खुद का पोषण करने वाला, ठीक है। और इन्हें पृथ्वी का प्राथमिक ऊर्जा निर्माता भी कहा जाता है, ठीक है, प्राथमिक ऊर्जा निर्माता भी कहा जाता है इन्हें। और प्रकृति में ऊर्जा का प्रवेश उत्पादकों द्वारा ही होता है, ठीक है। याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि प्रकृति में ऊर्जा का प्रवेश किसके द्वारा होता है? तो वो होता है उत्पादकों के द्वारा, यानी पेड़ पौधों के द्वारा। वही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से खाना अपने लिए बनाते हैं और वो जाता है शाकाहारियों के पास, फिर वो जाता है वहाँ से मांसाहारियों के पास, ठीक है। इसके अलावा कोई भी जीवधारी, पेड़ पौधों के अलावा कोई भी जीवधारी खाना नहीं बनाता है। आगे बढ़ते हैं, उपभोक्ता, इसको डिस्कस करते हैं। तो उपभोक्ता भी 3 तरीके के होते हैं। शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है ये? प्राथमिक उपभोक्ता। क्यों? क्योंकि ये सीधे जो ऊर्जा है वो पेड़ पौधे या घास फूसों से इकट्ठा करता है, यानी कि सबसे पहले उनको खाता है। जैसे गाय भैंस है, हिरण हो गई, नीलगाय और भी बहुत से जानवर हैं। दूसरा आता है मांसाहारी, इसको क्या बोलते हैं? द्वितीय उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता। अब ये क्या करते हैं? ये जो उत्पादक हैं उनको नहीं खाते हैं, ये खाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता को, यानी शाकाहारियों को खाते हैं ये। और इसमें शेर है, हायना है, चीता है, ठीक है, जगुआर है, इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तीसरा आता है सर्वाहारी।
अब ये सर्वाहारी क्या है? ये है तृतीय उपभोक्ता। अब ये उत्पादकों को भी खाएगा। उत्पादकों का मतलब जो वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको भी खाएगा। शाकाहारी जो है यानी प्राथमिक उपभोक्ता, उनको भी खाएगा। और द्वितीय उपभोक्ता यानी जो मांसाहारी हैं, उनको भी खा सकता है। अब इसमें कौन कौन आता है? मोर है, कुत्ता है, उसके अलावा मनुष्य है। ठीक है। मोर क्या करता है? खेतों से आलू वगैरह खा जाता है। ठीक है। आलू क्या है? उत्पादक है। ठीक है। हरी चीज है ना। और साथ ही साथ सांपों को भी खाता है। ठीक है। कुत्ते हैं, रोटियां आप खिलाइए खा जाएंगे ना। और साथ ही साथ मीट तो बड़े चाव से खाते हैं। हम लोग खुद हैं मनुष्य, हम लोग हरी सब्जियां भी खाते हैं और हम लोग मीट भी खाते हैं। तो हम लोग क्या हैं? सर्वाहारी हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपघटक पे। अपघटक क्या है? वे सूक्ष्म जीव जो मृत वनस्पतियों और जीवों को खा जाते हैं। ठीक है। वे सूक्ष्म जीव जो मृत वनस्पतियों और जीवों को खा जाते हैं और उनके शरीर को सरल पदार्थों में बदलकर वापस मिट्टी में मिला देते हैं। ठीक है। अब ये अपघटक भी दो होते हैं। एक होते हैं जीवाणु। ठीक है। आप देखिए कोई जानवर सड़क पे आपको मरा हुआ मिल जाएगा, कुछ दिनों के बाद अपने आप वहाँ से वो सड़ गल के ख़त्म हो जाता है। वो इन जीवाणुओं की वजह से होता है। और दूसरा होता है कवक। ठीक है। अब देखिए कहीं पे आपको कोई पेड़ गिरा हुआ मिल जाए, ठीक है, कुछ दिनों बाद वो अपने आप सड़ के वहाँ से ख़त्म हो जाता है, उस पर फंगस लग जाता है। जैसे डायग्राम में दिया हुआ है, कुछ इस तरह के फंगस आपको लगे हुए उस पर मिल जाएंगे। ठीक है। वो होते हैं कवक। ठीक है। अब अपघटकों को मृतपोषी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये मरे हुए जीवों पे पैदा होते हैं। क्यों? क्योंकि ये मरे हुए जीवों से अपना भोजन लेते हैं, इसलिए इन्हें मृतपोषी कहा जाता है। ये रासायनिक अभिक्रिया से मृत वनस्पति और जंतु जगत को सड़ा गलाकर नष्ट कर देते हैं, इसलिए इन्हें अपरदभोजी भी कहा जाता है। ठीक है। नाम याद रखिएगा, अपरदभोजी भी अपघटकों को कहा जाता है। आगे देखिए, पोषण चक्र में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कैसे? क्योंकि ये मरे हुए जीवधारियों को सड़ा गला के वापस मिट्टी में मिला देते हैं, तो क्या होता है, वो उन जीवधारियों के जो भी पोषक तत्व हैं, उन जीवधारियों के जो भी तत्व हैं, उनके शरीर में जो भी तत्व बचा हुआ है, ठीक है, वो वापस मिट्टी में चले गए और पौधों द्वारा फिर से यूज़ कर लिए जाते हैं। ठीक है। तो सर्कुलेशन बना रहता है। ठीक है। इसलिए इन्हें पोषण का चक्रदाता भी कहते हैं। नाम याद रखिएगा, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अपमार्जक और अपघटक में, तो यहाँ पे समझ लीजिए अपमार्जक किसको कहते हैं। वे जीव जंतु अथवा पक्षी जो मृत शरीरों को खा जाते हैं, उनको हम बोलते हैं अपमार्जक। जैसे कुत्ता है, चील है, गिद्ध है। ठीक है। ये क्या करते हैं, कहीं कोई जानवर मरा हुआ दिख जाए, कुत्ते उनको खा जाते हैं, कुत्ते उनको खा जाते हैं, या गिद्ध, चील, ये उनको खा जाते हैं। इसलिए इनको प्रकृति का मेहतर भी कहा जाता है। ठीक है। तो प्रकृति का मेहतर किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपमार्जकों को। आगे बढ़ते हैं अजैविक, अजैविक घटक, इसको देखते हैं। तो अजैविक घटक भी 3 भागों में बांटे गए हैं, भौतिक कारक, कार्बनिक कारक और अकार्बनिक कारक। भौतिक कारक क्या है?
ये कारक परितंत्र में जीवों की वृद्धि को सीमित और स्थिर बनाए रखते हैं। इसमें कौन कौन से कारक आते हैं? जैसे वायु है, सूरज की रोशनी है, तापमान है, वर्षा है, आर्द्रता है, दाब है। ठीक है। कार्बनिक कारक, कार्बनिक कारक का मतलब जहाँ जहाँ भी कार्बन है, जहाँ जहाँ भी कार्बन है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। ह्यूमिक पदार्थ, ह्यूमिक पदार्थ का मतलब जब जीवधारी मर जाते हैं और अपघटक उन्हें सड़ा गला कर वापस मिट्टी में मिला देते हैं। ठीक है। तो मिट्टी में उनके जो अवशेष होते हैं उनको बोलते हैं ह्यूमिक। ठीक है। और अकार्बनिक कारक, अकार्बनिक का मतलब जिसमें कार्बन नहीं है। दोस्तों, कार्बन ही एक ऐसा तत्व है जो सबसे ज़्यादा यौगिक बनाता है। ये सबसे ज़्यादा यौगिक बनाता है। अकार्बनिक कारक में क्या आता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड देखिएगा, नाम से कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे कार्बन जो है मूल तत्व नहीं होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, इसलिए इसे अकार्बनिक श्रेणी में रखा गया है। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, मृदा है, आयोडीन है। मृदा का मतलब ये मिट्टी नहीं है, इसमें जनरल वाली जो मिट्टी है, खेत की मिट्टी, उसमें तो आप ढूंढोगे तो आपको कार्बन मिल जाएगा। मृदा का मतलब है यहाँ पे ये जो नदियों द्वारा मिट्टी बहाकर लाई जाती है, उसकी बात कर रहा है। वहाँ उस मिट्टी में कार्बन नहीं होता है। फास्फोरस। तो ये सारे तत्व अकार्बनिक हैं। चलिए दोस्तों, अब शुरू होता है हमारा क्वेश्चन वाला पार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, किसके द्वारा अधिकतम सौर ऊर्जा ग्रहण की जाती है? ऑप्शन ए घास, बी वृक्ष, सी शैवाल और डी है जंतु। तो ऑप्शन सी सही है दोस्तों, शैवाल। दूसरा प्रश्न देखिए, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए है वार्गिकी, बी पारिस्थितिकी, सी अनुवांशिकी और डी है आकारिकी। तो बी ऑप्शन सही है दोस्तों, पारिस्थितिकी। तीसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रकृति के मेहतर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है अपमार्जक, बी अपघटक, सी मांसाहारी जीव और डी सर्वाहारी जीव। तो ऑप्शन ए सही है दोस्तों, अपमार्जकों को प्रकृति का मेहतर कहा जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न देखिए दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए है अर्नेस्ट हैकल, बी प्रोफेसर रामदेव मिश्र, सी ए.जी. टांसले और डी है ई ओडम। अभी मैंने आप लोगों को बताया, इसका आंसर सी सही है, ए.जी. टांसले ने। अगला प्रश्न देखिए, पारिस्थितिकी शब्द लिया गया है, पहली स्लाइड में मैंने आप लोगों को बताया था। ए यूनानी भाषा है, बी फ्रेंच भाषा से, सी स्पेनिश से और डी अंग्रेजी से। किससे लिया गया है? ऑप्शन ए सही है। पारिस्थितिकी की इंग्लिश क्या है? इकोलॉजी, और इकोलॉजी यूनानी भाषा से बना है। अगला प्रश्न देखिए, पारिस्थितिकी शब्द को किसने प्रतिपादित किया था? सलीम अली, बी सुनीता नारायण, सी अर्नेस्ट हैकल और डी ई ओडम। तो ऑप्शन सी सही है दोस्तों, अर्नेस्ट हैकल ने। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न देखिए, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है? ऑप्शन ए वायु, बी जल, सी सूरज की रोशनी और डी मृदा। तो ऑप्शन सी सही है दोस्तों, सूरज की रोशनी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होती है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? मरुस्थल, समुद्र, घास का मैदान, वन। क्या है? समुद्र। दोस्तों, सबसे विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र समुद्र है और सबसे ज़्यादा स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र भी समुद्र ही है। ठीक है।
अगला प्रश्न देखिए, अपरद भोजी किसे कहा जाता है? अपघटकों को, अपमार्जकों को, मांसाहारी जीव को, या डी ऑप्शन है सर्वाहारी जीव को। अपरद भोजी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों अपघटकों को अपरद भोजी भी कहा जाता है। मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा ज़रूर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।